Hello and welcome. I am your physics wizard back with another video. इस बार चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकेंड चैप्टर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में जितना भी मैं डिस्कस करूंगा उसका एक ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ। ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन, डायग्राम, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। सारी थ्योरी होगी एंड प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स के साथ। इवन इफ यू वांट द PDF of this note, let me know in the comment section. I'll put a link in the description. You can go check out my WhatsApp channel and download it from here. So comment section में actively participate करो. Have any question, you want any video, you can let me know in the comment section. I'll make a video on it. Let's start. So let's start with our first topic, जो कि है potential difference. Okay, तो जब भी वर्ड यहाँ पे डिफरेंस का आता है ना, तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट की। एक पॉइंट का डिफरेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। वो 2 पॉइंट हैं कौन? हमारे डायग्राम में हमने उसको सपोज कर लिया A एंड B, ठीक है। एक कंसेप्ट हमें टेस्ट चार्ज का यूज़ करना है। Q0 से रिप्रेजेंट होगा टेस्ट चार्ज। क्या मीनिंग होती है टेस्ट चार्ज की? इतना स्मॉल चार्ज जो कि हमारे सोर्स चार्ज को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ये बहुत वीक चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव होता है और वैल्यू उसकी बहुत कम होती है। व्हाट अबाउट द सोर्स चार्ज? ये वो चार्ज है जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 मूव करेगा, ये हम कराएंगे उसको मूव, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हमें करना पड़े इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वही टेस्ट चार्ज है जिसके बारे में भी हमने बात की, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इधर लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क वो क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट हम अगर इस Q0 को करीब लेके आ रहे हैं, ए से बी पे लेके आ रहे हैं, सो वी नीड टू डू सम वर्क। और जितना वर्क हमें करना पड़ रहा है उसको हमने WAB से रिप्रेजेंट किया है। दैट WAB वर्क जितना भी करना पड़े डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज, इसी टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे, सोर्स चार्ज से नहीं डिवाइड करेंगे, टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कहलाएगा 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VB माइनस VA, जिसको हम लोग V कह रहे हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जिस भी पॉइंट से लेके जहां पे भी आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है, वो यहां से यहां लाने में जो भी वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q0 पे लगा रहा है, रिपेल इसको कर रहा है, उसके अगेंस्ट लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं, यानी Q0 को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो इसकी मीनिंग हो गई, यूनिट की बात करते हैं। इटालियन साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे ये यूनिट पड़ी है, वोल्ट कहते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब V तो ठीक है, न्यूटन मीटर कुलाम इनवर्स कहीं दिखे तो वो भी हमारा वोल्ट ही है, और जूल कुलाम इनवर्स दिखे तो ध्यान रखना है वो भी SI यूनिट वोल्ट की ही है, सब SI ही यूनिट है। ये भी एक तरीके से एक तरीके के, न्यूटन मीटर कुलाम सब SI है, जूल भी SI है। तो ये वे ऑफ राइटिंग खाली डिफरेंट है सब वही वोल्ट, ठीक है। अब डिफरेंस समझ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इजीली समझ लेंगे। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में भी बहुत काम का है। एक फार पॉइंट हम लोग कहते हैं। फार पॉइंट का मतलब क्या है? जिसको हम लोग V इन्फिनिटी कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि चांद पे ले जाके रख देंगे, बहुत दूर रख देंगे। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि सपोज करें कि हमारा एक पॉइंट यहाँ है जहाँ सोर्स चार्ज रखा है। अब इससे इतनी दूर हम कहीं एक सोर्स चार्ज क्यों रखा है, इससे इतनी दूर कोई पॉइंट ले लें जहाँ पे इसका प्रभाव जो है वो एकदम नेग्लिजिबल है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस ना महसूस हो, उस पॉइंट को फार पॉइंट या इन्फिनिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हम लोग जीरो लेते हैं। ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एट अ फार पॉइंट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। एक चीज हम ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले। और एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि भाई पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। अब क्या है पोटेंशियल, और उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब यहाँ 2 पॉइंट की जरूरत नहीं, किसी एक पॉइंट का, 2 पॉइंट में डिफरेंस होता है जो समझ लिया है। एक पॉइंट में पोटेंशियल निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन वही सोर्स चार्ज पैदा करेगा।
इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो सब कुछ वैसे ही है जो डिफरेंस में था। फर्क कितना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लें कि एक क्यू नॉट कहीं बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी पे, जहाँ पे उसका पोटेंशियल जीरो है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं। अब यहाँ से किसी एक ऐसे पॉइंट पे ला रहे हैं जिस पॉइंट में पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो डिफाइन किया जाएगा, कितना वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, इस चार्ज की मौजूदगी, इस चार्ज के प्रेजेंस में। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें कंसेप्ट यही है, एक्चुअल में हम लोग डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, वीवी माइनस वी है, ठीक है, वीवी माइनस वी। खाली फर्क इतना हुआ कि इस केस में हम लोग वी का जो पोटेंशियल है, ये हमारा इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल है, तो ये हमारा जीरो हो गया। तो जब भाई दो का डिफरेंस आप निकालो और उसमें से एक जीरो है, तो वो एक ही पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, तब वो डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। और यही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। दो में से एक पॉइंट को, जो पहला पॉइंट है जहां से चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसको हमने अगर इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया, तो जो डिफरेंस इस बार निकालेंगे वो एक्चुअली डिफरेंस थोड़ी होगा, वो सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड ऑब्वियसली इसकी भी यूनिट वोल्ट ही होती है, ठीक है। की टेक अवे क्या है कि फार पॉइंट पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो लिया जाता है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कोई वेक्टर एडिशन या सुपरपोजिशन का कुछ भी हमें यूज नहीं करने की जरूरत है। सिंपली पोटेंशियल, अगर हम आगे देखेंगे भी, ऐड ही हो जाता है सिंपल तरीके से, जैसे नंबर्स ऐड होते हैं, रियल नंबर्स ऐड होते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये जो पॉइंट चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये रहा यहाँ पे Q। इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी एक पॉइंट पे वो निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट हमारा ये रहा P, जिसकी दूरी यहाँ से फिक्स्ड है R। ये जो R दूरी है, ये बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स दूरी है जो हमने ले ली है, ठीक है। एक्स हमारा जो है, ध्यान देंगे डायग्राम में, ये वेरिएबल है, ये लगातार बदलता जा रहा है। ओके, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। हमें पता है किसी एक पॉइंट पे, हमने ये ऊपर समझ लिया है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पीछे हमने इसको समझा है, जो पोटेंशियल होता है वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क होता है वो होता है, ठीक है। तो यानी कि क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो इन्फिनिटी से बहुत दूर से लाया जा रहा है पी पॉइंट पे। तो रास्ते में हम मान लेते हैं दो पॉइंट पड़ा, ए और बी। ए और बी बहुत करीब पॉइंट है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमने dx माना, और जो ए पॉइंट है, जिस जिस वक्त चार्ज जो है वो ए पॉइंट पे थे, हमने उसकी एक फोटो क्लिक की, वो फोटो हमारे सामने है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का जो इस चार्ज क्यू नॉट से, सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है, उसको हमने x माना है। इसको वेरिएबल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये लगातार यही बदलता जा रहा है जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं। तो इसी x को वेरिएबल मानते हुए हम इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जो कि r दूरी पे है, ठीक है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे हमने फोटो क्लिक की और चार्ज इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स है, ऑब्वियसली इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इधर की तरफ लगेगा। ओके, तो फोर्स लगेगा कितना, वो ये लिखा है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। वर्क डन अगर हम निकालें ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx, ए से बी आने में कितना वर्क डन हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एफ और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। क्योंकि ये दो पॉइंट एक्चुअल में बहुत नियर हैं, तो फोर्स ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑल्दो चेंज होगा, बट इतना सेम होगा कि हम उसको कांस्टेंट फोर्स मान सकते हैं थ्रू आउट ए टू बी। तो उसको हमने एफ ही मानेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा dx है। अच्छा, वर्क डन एक्चुअली फोर्स, अगर हम एग्जैक्टली वर्क का देखें तो वो एफ डॉट dx होता है, या एफ डॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्सपैंड करने पे कॉस भी आएगा, और कॉस एंगल देख लेते हैं कितना है। फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेके इधर जा रहे हैं, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा। रही बात फोर्स की ये वैल्यू, इसको भी डाल देंगे, तो हमें छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी लाने में वो कितना मिल गया, -1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करें, और उसके लिए पहले वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पी पॉइंट तक लाने में। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया इतना। अब टोटल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट दिस पर्टिकुलर चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा, तो हम वर्क को निकालने के लिए टोटल इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी आर, ठीक है। एफ की वैल्यू उसमें डाला 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉमन निकाल लेते हैं, क्यू नॉट और 4πε0 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर को x⁻² लिख दिया, इन्फिनिटी टू आर डी एक्स, ठीक है।
ये चीज़ एज़ इट इज़ यहाँ पे उतार दिया हमने और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होगा, यानी कि x टू द पावर -1 ये नीचे आ गया, डिवाइडेड में -2 + 1 जो कि -1 था, उसको हमने यहाँ लिख दिया -1, ठीक है? और बाकी इन्फिनिटी टू r, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब इस लिमिट्स को रखेंगे, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो वो हमें, अच्छा ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। बाकी अपर लिमिट रखा तो 1/r लिखा, लोअर लिमिट लिखा 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये खत्म। तो वर्क डन कितना मिल गया, 1/4πε0 यहाँ से Q नॉट अपॉन R। अब हमें ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल से पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं। सो टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 1/4πε0 Q/R। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन का फॉर्म, लाइक फाइनल हमारा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ लेट्स लुक एट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। पहला जो है एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, पहले डाइपोल देख ले, माइनस एक चार्ज रखा है, एक प्लस चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का कुछ दूरी पे सेपरेटेड, ये एक डाइपोल हो गया। अब इसकी लाइन ज्वाइनिंग जो है वो यही है। इसी लाइन ज्वाइनिंग पे अगर हम लोग देखें, कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लिया, इसको हम लोग कहेंगे ये वाला पॉइंट हमारा हो गया एक्सियल पॉइंट। पहली चीज, इसमें जो भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो ओरिजिन से लेते हैं, और ओरिजिन जो है वो दोनों चार्ज का डाइपोल का मिड होता है। पूरे डाइपोल को हम लोग 2a मान के चल रहे हैं, 2l भी कह सकते थे, 2a बोल दिया। तो मिड से ये दूरी a हो जाएगी और ये वाली दूरी भी a हो जाएगी। इसी मिड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट का, उसको हमने r माना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाली डिस्टेंस को देखें, इट विल बी r माइनस ए, और ये वाली डिस्टेंस को देखें, इट विल बी r प्लस ए। ये क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है। r में से a घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा, और r में a जब जोड़ेंगे तब हमें ये फुल डिस्टेंस मिलेगी। तो जो टोटल पोटेंशियल है, हमने पता है कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर होता है, और फॉर्मूला भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता चल गया। तो 2 पॉइंट चार्ज है, पहला ये वाला और ये वाला। ये वाला अपना कुछ पोटेंशियल यहाँ रखेगा और ये वाला अपना कुछ पोटेंशियल, तो दोनों पोटेंशियल को सिंपल ऐड करेंगे, कोई वेक्टर एडिशन हमें नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी हम लोग प्लस रखते हैं, लाइक उनके चार्ज को रखते हैं, और नेगेटिव चार्ज में माइनस रखते हैं। तो चार्ज का जो लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये साइन भी डाला जाता है फॉर्मूले में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल, इसको कैसे निकालेंगे, सिंपली बाय एडिंग द पोटेंशियल V1 एंड V2 को ऐड करके। तो V1 पोटेंशियल कितना होगा, V1 हम लोग मान लेते हैं कि माइनस क्यू की वजह से, और V2 जो है प्लस क्यू की वजह से। एक और मैं इम्पॉर्टेंट एक जस्ट एक नोट पॉइंट हम बता देते हैं। जब भी कोई डाइपोल का डेरिवेशन करो, हमेशा नेगेटिव वाले को लेफ्ट में रखो, पॉजिटिव को राइट में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उल्टा भी कर सकते हो, बट ऐसे एक ही कुछ भी डिसाइड कर लो। मेरा सजेशन है माइनस को इधर और प्लस को इधर रख के, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन हो चाहे सेकेंड का, ऑलवेज यही रखो, वरना एग्जाम में ये मिस हो जाएगा। तो डेरिवेशन तुमने ऐसे ही किया होगा, और फिर वहाँ अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस बना दोगे तो फिर पूरा सारा डेरिवेशन का पैटर्न चेंज होगा और वहाँ पे गलती होने की चांसेस है। तो एक ही चीज़ फिक्स कर लो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यही फिक्स कर लो। उल्टा करना वही कर लो, कोई एक चीज़ को फिक्स कर लो, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, और जो भी लेना है पॉइंट को वो इस साइड ले लो, ठीक है। तो इसी पैटर्न में याद रखना। तो V1 और V2 जब दोनों को ऐड करेंगे, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में AP, ये रही डिस्टेंस AP, एंड दूसरा हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन में BP, वो ये रही, ठीक है। 1/4πε0 और Q सब कॉमन ले लिया। डाइपोल में दोनों चार्ज सेम होते हैं मैग्नीट्यूड के, कॉमन लेने पे हमें मिला 1/BP। BP पॉजिटिव है पहले लिख देते हैं, AP नेगेटिव है बाद में लिख दिया। अब BP की वैल्यू R माइनस ए है, डायग्राम में दिख रही है R माइनस ए है, और ये वाली R प्लस ए है, ऑलरेडी बताया था। दोनों को रख देंगे, रखने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबको आता होगा। ऊपर मिलेगा r प्लस ए एंड माइनस में r माइनस ए, जो कि हो जाएगा माइनस r प्लस ए। अब r कट गया, a और a 2a मिला, और नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। Q इंटू 2a को हमें ऑलरेडी पता है डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, तो वो रख दिया। V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर एक शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट इतना है कि a की वैल्यू बहुत कम है r से, तो a स्क्वायर बहुत बहुत कम होगा r स्क्वायर से। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे। जो फाइनल फॉर्मूला हमारे काम का है वो ये है,
V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला एक्सियल के केस का, 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर। P हमारा डाइपोल मोमेंट है, इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो कोई एरो या डायरेक्शन की बात नहीं होगी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है वो है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट में हमने एक इक्वेटोरियल मिड पॉइंट लिया। कैसे लेते हैं, माइनस लगाया प्लस अगेन माइनस को लेफ्ट में रखा है हमने। मिड पॉइंट हमने ये लिया, इस मिड पॉइंट से ये एक वर्टिकल लाइन बनाई। इस वर्टिकल लाइन में कहीं पे भी कोई पॉइंट एक ले लो, इस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। पहली चीज मान लेते हैं ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस को हमने सेंटर से आर बोली है, ये ए और ए तो होता ही है हमारा डाइपोल में। तो ये वाला पाइथागोरस अगर हम लगा के निकालें तो दोनों डिस्टेंस बराबर आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पी पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका और इसके दोनों की वजह से निकाल के ऐड करेंगे, तो डिस्टेंस भी सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम, लेकिन साइन अपोजिट। तो V1 V2 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में AP, ये वाली डिस्टेंस, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन में BP, ये वाली डिस्टेंस। डिस्टेंस भी सेम है, AP BP सेम है, तो ये दोनों टर्म सेम हो गया, साइन अपोजिट है, कट गया जीरो, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इट विल बी जीरो। ठीक है, तो एक्सियल वाला ये हो गया, इक्वेटोरियल वाला जीरो हो गया, दोनों डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। Now let's look at another topic, electric potential due to a system of charges। यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन नहीं होने वाला, पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर एडिशन करेंगे। एक पॉइंट हमने मान लिया P, इसी पॉइंट पे हमें Q1 Q2 Q3 Qn ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1 वाला R1 दूरी पे, इसी तरह R2 R3 अलग अलग दूरी पे चार्जेस हैं। इन सभी चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा P पॉइंट पे, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला जो यूज करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2, सिंपल एडिशन हो जाएगा। V1 कितना होगा, सिंगल पॉइंट चार्ज है 1/4πε0, Q1 चार्ज की वजह से है R1 दूरी पे, इसी तरीके से Q2 बाई R2 एंड Qn बाई Rn। तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 टू n Qi अपॉन में Ri। दैट्स ऑल, नो वेक्टर एडिशन, सिंपल स्केलर एडिशन, दैट्स ऑल। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसमें नेगेटिव साइन हम लोग लगाएंगे तो दिस विल डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका हमें न्यूमेरिकल में भी रिक्वायरमेंट है और आगे भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। E इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल अपॉन change in distance, which is called potential gradient. Okay, now let's look at equipotential surface. So any surface that has same electric potential at every point on it, it is called equipotential surface। ये रियल भी हो सकता है, लाइक कोई कंडक्टर का सरफेस, या फिर ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एयर में सरफेस हो सकता है। तो एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सेम है। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है तो एवरी पॉइंट ऑन इट इज 10 वोल्ट। दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेदर इट इज इन एयर, इमेजिनरी और इन रियल। ध्यान में रखने की एक बात है कि जो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर होता है वो हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इन जनरल। ओके, तो सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक एग्जांपल भी हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी है, चार में से चार प्रॉपर्टी टोटल रहेंगी। पहली है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कोई वर्क डन नहीं लगेगा टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको समझने के लिए हम लोग एक सरफेस ले लिया है, एक पॉइंट हमने लगाया ए और एक लगाया बी। ए और बी के बीच में हम इसको लेके जा रहे हैं एक चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो जो वर्क डन होगा WAB, ये वर्क डन हमारा कितना होगा, पहले फॉर्मूले से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA अपॉन में क्यू, सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्यू होगा। एक्चुअली हमें पता है, ऊपर हम लोग ने पढ़ा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये पता है। तो यहाँ से वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बिकॉज हमने ये पहले से मान रखा है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो VA और VB दोनों सेम होंगे, दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, तो उनका डिफरेंस VB माइनस VA जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो वर्क डन ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में मूव करने में चार्ज को कोई भी तरह का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक वर्क डन अगेंस्ट द
फील्ड एंड जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन है उसके अगेंस्ट कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगी। मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये नॉर्मल होगी। इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हमें सरफेस के अलॉन्ग मिल जाएगा कॉस थीटा लगा के, ठीक है। तो जब वो सरफेस के अलॉन्ग मिलेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलॉन्ग मिल जाएगी, यानी सरफेस के अलॉन्ग फोर्स मिल जाएगा। फील्ड है, फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो यानी कि वर्क डन जीरो नहीं होगा, जबकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वर्क डन जीरो है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है इस बात को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहे कि उसका कोई कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग ना मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री पे हो, क्योंकि 90 पे जब हम कॉस कंपोनेंट लेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। हमें पता होगा कि अगर कोई सरफेस से परपेंडिकुलर कोई भी चीज है तो उसका कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है। यू कैन रीड इट आउट एंड राइट इट डाउन। दिस विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ इक्विपोटेंशियल करीब होंगे सरफेस, और जहाँ पे दूर दूर होंगे सरफेस वहाँ वो वाला रीजन होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे। उसके लिए हम लोग यही ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला जो ऊपर नोट पॉइंट में देखा है उसको लेंगे। यहाँ पे डी आर जो है वो इक्विपोटेंशियल दो सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी आर विल बी इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई, ठीक है। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज करके इधर ट्रांसफर करके हम इसको ऐसे लिख लिया। डीवी जो है वो कांस्टेंट या सेम चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। डीवी यानी फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट, 10 का गैप है, तो इसी चेंज को यहाँ पे डीवी रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट चेंज है। तो अगर ये कांस्टेंट माना है तो डी आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, यानी कि फील्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जो डी आर गैप है वो कम हो जाएगा, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर गए, फॉर एग्जांपल एक 10 वोल्ट का सरफेस एक 20 वोल्ट से इंटरसेक्ट किया, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 10 और 20 दोनों रखेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, और यू कैन से इट्स इम्पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे दो दो पोटेंशियल हो, तो ये बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है। सो नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट। चार प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे, लेट्स लुक एट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। बहुत सारे चार्ज सिस्टम है, उनमें से हम कुछ चार्ज सिस्टम्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक है पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का कितना होता है, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, ठीक है। वन कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर चार्ज ले लें तो क्यू भी कांस्टेंट है। अब अगर हम आर को अज्यूम कर लें कांस्टेंट है, तो उस केस में पूरा का पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ट्रेस आउट होगा। इसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। मान लें इससे हम एक फिक्स दूरी तय कर लें, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ले, आर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्यू भी फिक्स आर भी फिक्स, तो ये सारे के सारे पोटेंशियल सेम आएंगे, मींस दिस विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल बहुत सारे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। और जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिख भी रही है। फील्ड ऐसे होती है तो ये परपेंडिकुलर भी है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड इनवर्ड हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, दैट्स ऑल। अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो नोट कर लेना इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस एरिया में इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा करीब दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बाकी ये डाइपोल है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ फील्ड जा रही है, एंड ये हमारा डायग्राम है। अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड को ले लें तो हमें किस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। पहली चीज तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल होती है। अब एकदम पैरेलल फील्ड, ये ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म फील्ड पैरेलल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे, यानी ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेसेस हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक शॉर्ट पीरियड में हम लोगों ने पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिटेल में देख लिया, इट्स प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेट्स लुक एट इट। एनर्जी ऑब्वियसली यूनिट इसकी जूल वगैरह होगी, उस पर बात हो जाएगी। अभी हम लोग समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत सारे चार्ज हैं, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको डिफाइन किया जाता है कितना वर्क डन करना पड़ा हमें। हमें याद होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो पोटेंशियल होता था। अब बस पर यूनिट चार्ज ना करके टोटल वर्क डन उठा लें
amount of work done in assembling the charges, और जिस भी पोजीशन, फॉर एग्जांपल एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जो जो पोजीशन उनको उनकी पोजीशन पे रखने में जो भी वर्क डन करना पड़ा उसको, उस सिस्टम को अरेंज करने में, दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम दीज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत दूर से लाके उनको उनकी जगह पे असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज जो हमारे सिलेबस में है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं P1 और P2 दो पॉइंट है। P1 पे Q1 चार्ज को लाए हैं और इन्फिनिटी से दूर से, और P2 पे Q2 को। जब यहाँ लाए हैं तो ये जगह बिल्कुल ब्लैंक थी, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज फील्ड बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो एक एक करके लाए हैं और दोनों को R12 गैप पे रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बारी बारी लेके आए। तो पहला जब Q1 लेके आए तो पहले से यहाँ पे कोई फील्ड थी नहीं थी, क्योंकि कोई और चार्ज ही नहीं था, कोई सोर्स ही नहीं था। तो पहले चार्ज में जब बिल्कुल कुछ नहीं था तो किसी के अगेंस्ट इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज विल बी जीरो, W1 विल बी जीरो। हमको टोटल निकालना है, पहला वर्क तो जीरो हो गया। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे के लिए क्या है कि दूसरा जब चार्ज यहाँ पे इन्फिनिटी से आएगा तो ये वाला चार्ज पहले से इसको रिपेल करने के लिए बैठा हुआ है। Q1 के पास कोई नहीं था, लेकिन Q2 के पास Q1 पहले से यहाँ मौजूद है P1 पोजीशन पे। तो जब Q2 आएगा तो Q1 उसको रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, यानी इसका वर्क तो जीरो नहीं होगा। तो पहले क्या करेगा ये Q1, इस पर्टिकुलर पॉइंट Q2 पे, ये जो भी पॉइंट है जहां पे ये आना चाह रहा है, वहां पे ये Q1 अपना एक पोटेंशियल छोड़ेगा। ओके, दैट पोटेंशियल विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। इस फॉर्मूले से इसको डिराइव करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको इस तरीके, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको लिख देंगे। Q1 हमारा सोर्स है, क्योंकि यही वाला पोटेंशियल पैदा कर रहा हो, कितनी दूरी पे, P2 पोजीशन P1 से R12 दूरी पे है, तो वो ये इतना पोटेंशियल यहाँ पे हो गया। अब अगर Q2 पॉइंट पे कोई ये जो P2 पॉइंट यहाँ पे कोई पोटेंशियल V1 नाम का पोटेंशियल मिल गया और चार्ज Q2 को ला रहे हैं, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 और दूसरा Q2 है, तो जो टोटल वर्क डन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हो गया Q1 Q2 अपॉन में R12। ये हो गया W2। तो टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, क्योंकि असेंबल करने में इतना ही वर्क लगा, ये स्टोर हो जाएगा। टोटल सिस्टम को बनाने में इतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितना हमने वर्क डन किया। तो U इक्वल टू W1 प्लस W2, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। Now let's look at another topic, potential energy of a dipole in a uniform electric field। ये भी हमारे सिलेबस में है और इस टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, एक डाइपोल है, ये रहा डाइपोल, और यूनिफॉर्म फील्ड जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक पैरेलल फील्ड से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मतलब यहाँ पे भी फील्ड वही है जो यहाँ पे है, तो अगर फील्ड वही है और डाइपोल में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो दोनों पे ताकत, फोर्स जो लग रहा है वो सेम लग रहा होगा, और डायरेक्शन अपोजिट लग रही होगी, एक पे इधर एक पे इधर, तो इस पे नेट टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा। ओके, जो थीटा है वो हम ध्यान में रखेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। डाइपोल एक्चुअली किधर से डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर होती है, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव की तरफ फोर्स ऐसे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव की तरफ, यानी कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगा। इतनी बातें समझ गए। अगेन डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इन दो के बीच का है। टोटल लेंथ इसकी माना है हमने 12 इसकी लेंथ, 2L क्या बल्कि 2A कर देते हैं इसको, लेट्स राइट इट 2A इसका हमने माना है लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो अब टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर ये हमारा 2A है, इसको भी हम लोग एक करेक्शन कर ले रहे हैं, यहाँ पे ये 2A जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली 2A साइन थीटा है, 2L साइन थीटा नहीं।
ठीक है, हमने ए मान के डेरिवेशन में किया। तो फोर्स इंटू अगर ये 2a है और ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें, तो ये परपेंडिकुलर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से 2a sin थीटा होगा। तो फोर्स हो गया QE, Q इंटू ई बेसिक फार्मूला, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a sin थीटा। तो Q इंटू 2a को हम लोग P कहते हैं डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया P sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिल गया P sin थीटा, एक काम हो गया। अब ये घूम अगर रहा है, हमें निकालना क्या, पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल जब घूम रहा है पोटेंशियल, तो हमें टॉर्क अगर जैसे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है, उसी तरीके से वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो एक और फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, वर्क डन का होता है टाउ, यानी कि फोर्स की जगह टॉर्क आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो घूमने के केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा हो जाएगा। टाउ हमने पी साइन थीटा निकाला है डी थीटा, तो इतना तो हमें पता चल गया। अब सपोज कर लेते हैं कि टोटल वर्क डन में पहले थीटा 1 पे हमारा डाइपोल रखा हुआ था फील्ड के साथ, अब थीटा 2 पे आ गया, तो थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट होने में टोटल वर्क डन कितना होगा। So we can calculate it by integrating it from थीटा 1 to थीटा 2, किसको, डी डब्ल्यू को, जिसकी वैल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा, ऊपर अभी हमने निकाला है। ई कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट, दोनों बाहर निकाल लिया। साइन थीटा का एक सेकेंड, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी कॉस थीटा, ओके, नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो P और एक्चुअली इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, जिसको नहीं पता, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और नीचे लिखा लोअर लिमिट, ऊपर लिखा अपर लिमिट। अब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करेंगे तो एक्चुअली माइनस साइन लगाए तो ये उल्टा हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बाकी पी बाहर पड़ा हुआ है। तो यही जो वर्क डन है इट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी थीटा 1 से थीटा 2 में घूमने में जो भी वर्क लगा है, वर्क डन हुआ है, दैट विल बी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और जब वो घूम रहा है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी उस पर होगी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 रोटेशन, इट विल बी दिस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, मान लेते हैं इनिशियली वो 90 डिग्री पे था, यानी डाइपोल परपेंडिकुलर टू द फील्ड था, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर रखा था, और लेटर ऑन थीटा 2 जो है वो थीटा हो गया, कुछ लेट से थीटा हो गया। तो अगर कॉस थीटा 1 डालेंगे हम डालेंगे तो कॉस थीटा 1 90 है, ठीक है, इट विल बी जीरो। कॉस 90 हमारा कितना होता है, जीरो होता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और दूसरा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस पी कॉस थीटा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक और मिल गया, माइनस पी कॉस थीटा, बिकॉज पी और ई के बीच का ही एंगल थीटा होता है, वी कैन राइट इट पी डॉट ई। तो एक फॉर्मूला इस केस में ये भी याद रखेंगे कि 90 से अगर थीटा एंगल पे रोटेट करें, वी विल गेट दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मींस जैसा है वैसा ही रहे, वो कंडीशन है जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। वो तब होगा जब थीटा हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि उस केस में पीई कॉस जीरो माइनस पी मिलेगा, इस ये नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये सबसे मिनिमम हो गया, ठीक है, मिनिमम हो गया, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और ये कब होगा, जब थीटा जीरो का मतलब क्या, डाइपोल इज पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है, यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज रखा है पैरेलल इस तरीके से। एंटी पैरेलल केस कैसा होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एंटी पैरेलल केस। पैरेलल का केस अगेन बताएं तो पैरेलल का केस इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, ये हो गया पैरेलल। एंटी पैरेलल कैसा हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये हो गया एंटी पैरेलल, ठीक है। अब पोटेंशियल पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी की बात करें तो भाई थीटा 90 हो जाए, मतलब 90 ही रहे, तो उस केस में u इक्वल टू माइनस पी कॉस 90, जो कि हो गया जीरो, ये हो गया पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। एंड लास्ट है पोटेंशियल पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल जहाँ पे रखेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो टर्न कर जाएगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये वो केस है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वो जगह होगी, ठीक है। एंटी पैरेलल के क्यों होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कहीं नोट कर लेना, इट विल बी -1, cos 180 की -1 होती है, तो अगर डालेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, हमें मिल गया मैक्सिमम वैल्यू p का पॉजिटिव, यानी कि
पी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये हमारा केस हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल हो गया, अब कैपेसिटेंस की बारी, ठीक है। सो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू ऑफ अ कंडक्टर ऑब्वियसली टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी कंडक्टर या कोई भी जो भी हमने डिवाइस इलेक्ट्रिकल ली है, उसकी वो एबिलिटी जिसके वजह से वो चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। जितना ज़्यादा होल्ड कर सके, अभी हम बताएंगे, बिना पोटेंशियल को ज़्यादा रेस किए उतना अच्छा एक कैपेसिटर होगा। तो क्या इसका मीनिंग, इसको समझते हैं। व्हेन एन इंसुल अब इसका कंसेप्ट में हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पोटेंशियल से रिलेट करते हैं। व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है, इज गिवन सम चार्ज, ऑब्वियसली इट विल एक्वायर सम पोटेंशियल। हम लोग ने देखा है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज हम देते जाएंगे, पोटेंशियल ऑब्वियसली बढ़ेगा। पोटेंशियल और चार्ज प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इट इफ चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। वी कैन से Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उस पर्टिकुलर सरफेस का, कंडक्टर का, वट एवर इट इज, उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा एज वी विल इंक्रीज द चार्ज। सो वी कैन से Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड C, और द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर हम यहीं से इसको ट्रांसफर करें, लेट मी डू समथिंग, यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो वो होगा एक्चुअली Q अपॉन में V, ठीक है। आई थिंक इसको हम लोग आगे देखेंगे ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन में V होगा। इसका मीनिंग क्या है कि कैपेसिटेंस एक्चुअली होता है कितना चार्ज रेस कर रहा है, कितना चार्ज वो एक्चुअली होल्ड कर पा रहा है पर यूनिट पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास दो कंडक्टर, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, ठीक है। इसने फॉर एग्जांपल जस्ट एक रफ एग्जांपल ले लें, 100 कूलाम चार्ज ये ले रहा है और 1 वोल्ट रेस कर रहा है, और ये 200 चार्ज कूलाम होल्ड कर ले रहा है और एक पोटेंशियल इसका तब बढ़ रहा है, 1 वोल्ट इसका पहले से बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक ज़्यादा बेटर, अच्छा हमारा कैपेसिटेंस होगा, बिकॉज ये एक ही वोल्ट रेस कर रहा है, लेकिन उस एक रेस के करस्पॉन्डिंग ये 200 कूलाम चार्ज होल्ड कर ले रहा है। तो जो जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड करे और कम से कम पोटेंशियल रेस करे, वो उतना अच्छा उसका कैपेसिटेंस होगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अ कैपेसिटेंस। Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q अपॉन V, कितना चार्ज रेस कर रहा है पर यूनिट पोटेंशियल। सो इट कैन बी डिफाइन also defined as the charge required to increase the potential of a conductor by unit amount. The more charge you require, the more will be the value of C to raise a unit amount of potential, ठीक है। Now it is named after Michael Faraday, of course, famous physicist, और एक्सपेरिमेंटलिस्ट वो बहुत अच्छे थे। बाय द वे उनके नाम पे ये फेरेड पड़ी थी, F कैपेसिटेंस की यूनिट, कैपेसिटेंस, ओके। नाउ कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, पहली चीज़। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमें कोई किसी तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। एंड देन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, नेबर में कोई दूसरा कंडक्टर है कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। उसके अलावा 3 यूनिट, बिकॉज कैपेसिटेंस की यूनिट बहुत ही छोटे में हम लोग मेजर करते हैं, तो मिली, माइक्रो या पिको फैराड में इसको ज़्यादातर मेजर किया जाता है। 1 फैराड की यूनिट नहीं, बड़ी यूनिट में नहीं जाएंगे, फैराड काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो मिली में 10⁻³ फैराड है, माइक्रो 10⁻6 है, और पिको 10⁻12 है। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, आप मिली, माइक्रो और पिको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Now let's look at capacitance of an isolated spherical capacitor. Isolated मतलब ये किसी से अटैच नहीं है, spherical तो obviously self understood है। तो एक isolated spherical capacitor का कैपेसिटेंस देखते हैं। तो ये रहा, इस पे Q चार्ज हमने मान लो फॉर एग्जांपल दिया है, जो भी चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, सेंटर से जो सरफेस की दूरी यानी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। सो वी नो दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। अब ये वाला हमें ध्यान में रखना है कि एक कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज टाइप का होता है उसके सरफेस पे। इट विल बी गिवन बाय 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो ये कहाँ निकाल रहे हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मतलब इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा, इट विल बी 1/4πε0 Q/R। बिल्कुल ऐसा जैसे Q चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा था, ठीक उसी जैसा पोटेंशियल होगा। तो ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इस डेरिवेशन के लिए, 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो सरफेस पे कंडक्टर के हमें पोटेंशियल तो पता चल गया। अब सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं, कैपेसिटेंस
जो होता है एक जनरल फॉर्मूला, वो Q बाई V होता है, ऊपर हम लोग ने पीछे लाइक पढ़ा है। तो Q अपॉन में V कितना है 1/4πε0 Q बाई R, ये ऊपर हमने निकाला, डाल देते हैं। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो 4πε0 R ऊपर जाएगा और Q कट जाएगा, वी विल गेट C इक्वल टू 4πε0 R, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। सो वी कैन क्लियरली सी कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर में जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, दैट्स ऑल, इतना सिंपल सा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर को डिफाइन खुद कैसे करें, कैपेसिटेंस तो हो गया, अब कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सोचा होगा कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था कि दो है, एक्चुअली ऐसे कंडक्टर हम लोग बना के हमने इसका फॉर्मूला तो देख लिया, मगर इसको ज्यादा ये प्रैक्टिकल यूज में नहीं लेते, बिकॉज एक्चुअल में देखा गया कि अगर ऐसा एक गोल कैपेसिटर बनाएंगे ना, तो उसमें ठीक ठाक वैल्यू की सी लाने के लिए, मतलब उसका कैपेसिटेंस अच्छा खासा मेजरेबल अमाउंट में, यूजफुल अमाउंट में लाने की, आर हमें बहुत बड़ा रखना होगा। तो हम लोग ने क्या किया कि इस तरह का कैपेसिटर यूज ही नहीं करते हम लोग, कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना के यूज करें। उसकी जगह पे हम लोग एक पैरेलल प्लेट टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं। यहाँ पे बीच में कोई इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर, व्हाटएवर इट इज, उसको डाल के दो प्लेट यूज करते हैं, जिससे इसका पोटेंशियल थोड़ा इनहेंस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। एक से भी काम हो जाता, लेकिन काम एक्चुअली नहीं होता, कैपेसिटर तो कहला जाता, मगर वो यूजफुल अमाउंट में चार्ज नहीं होल्ड कर पाता, इसलिए भी रिक्वायर्ड टू conductor separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy. That's all you need to know. तो ये हो गया कैपेसिटर, इसका डेफिनेशन हो गई। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, सिंपल सा ये रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे भी न्यूमेरिकल में दिख जाएगा। अब हम आते हैं, समझते हैं कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, काम कैसे करता है। तो इसका एरिया हमने माना, ये दो प्लेट है कंडक्टर की, एक पे चार्ज है प्लस, एक पे चार्ज है माइनस, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी इंटीरियर में, बाहर जीरो होगी, क्यों होगी वो भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक लीनियर वो सरफेस चार्ज है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा हो गई, पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितनी होगी वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है दो लार्ज पैरेलल प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। नेट फील्ड अगर हम आउटर रीजन में बात करें, तो एक पैरेलल वो एक प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे पॉजिटिव इधर की तरफ होगी और ये नेगेटिव वाली इधर की तरफ होगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव वाली इधर की तरफ होगी, उसकी वजह से पॉजिटिव आउटवर्ड, ये भी कैंसिल होगी। चैप्टर 1 में इसके ऊपर डिस्कशन है, ठीक है। तो अगर आउटर रीजन में बात करें, दोनों आउटर रीजन में, तो वहां पे फील्ड दोनों कैंसिल हो जाएगी, दोनों प्लेट की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इंटीरियर में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, दोनों की ऐड होगी, पॉजिटिव वाली इधर की तरफ लगाएगी अवे, और नेगेटिव वाली अपने टूवर्ड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सिग्मा अपॉन दोनों में सिग्मा एक में प्लस एक में माइनस है, दोनों में सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ऐड होंगे, वी विल गेट 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीरियर में हमें फील्ड मिल गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया कैपेसिटर की प्लेट के अंदर। डिस्टेंस हमने प्लेट के बीच में डी भी लिया है। अब अगर हम डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव ऑलरेडी देख ही चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो हमें ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से पता है, अगर हम वहां से मल्टीप्लाई करके देखें तो पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है पोटेंशियल अपॉन में आर, तो पोटेंशियल हो जाएगा फील्ड इनटू आर, ठीक है। तो फील्ड ई है कांस्टेंट फील्ड, और प्लेट का डिस्टेंस है वो डी, तो वी इक्वल टू ई डी हो जाएगा, यानी ई की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी, तो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया। अब हमें बचा है सी इक्वल टू क्यू बाई वी करना, यानी कैपेसिटेंस निकालना। तो क्यू हमें पता है, सिग्मा जो होता है वो क्यू अपॉन में ए होता है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा, राइट, रख देंगे, और वी की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा सिग्मा कटा, वी विल गेट एप्सिलॉन ऊपर गया, वी विल गेट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, ओके। तो ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, और एक ये वाला स्फेरिकल वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल। आई होप इट इज क्लियर।
नाउ लेट्स लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। 3 कैपेसिटर हमने यहाँ सीरीज में लगाया है, ठीक है। हाँ, सब पे चार्ज जो है इक्वल है, बिकॉज हमें पता है सीरीज में करंट या चार्ज जो है वो इक्वल होता है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों प्लेट पे आया, इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम चार्ज है, ठीक है। क्यू ही है, Q1 Q2 नहीं रहेगा, सब पे सेम। एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2, तीसरे का C3, तो 3 लेके चल रहे हैं। और इसी से हम लोग n नंबर के लिए भी समझ सकते हैं। पोटेंशियल अलग होता है, इसका मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ V3, और टोटल पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो V है। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग कैपेसिटेंस का कंसेप्ट लगाएं तो V1 इक्वल टू Q अपॉन में C1, सिमिलरली V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3। सीरीज सर्किट में हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली V1 V2 V3 तीनों का सम होगा, वही V होगा। तो अगर हम ये कंसेप्ट यूज करें V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 की वैल्यू ऊपर से हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें, तो वी विल गेट Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, ये तीनों वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ने क्या किया, Q को कॉमन लेके इधर भेज दिया। तो जब भेजा तो मिला क्या, V बाई क्यू इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये तीनों की जगह पे एक अगर इक्विवेलेंट निकाल लें तो एक कोई कैपेसिटर लगा होगा जिसका कैपेसिटेंस CS होगा, उस पर चार्ज भी Q ही होगा ऑब्वियसली। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS अगर माने तो इट विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल विच इज Q अपॉन में V। तो हम लोग Q अपॉन में V CS को बोल सकते हैं। तो व्हाट विल बी V अपॉन में Q, इट विल बी 1 बाई CS। तो यहाँ ऊपर जो V अपॉन में Q लिखा है उसकी जगह हम 1 बाई CS डाल सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। रेजिस्टेंस के अपोजिट है, रेजिस्टेंस में जैसा पैरेलल वाला होता है कैपेसिटेंस में वैसा सीरीज में आया, डिराइव करने पे आया। ओके, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली अप टू Cn हमारा चला जाएगा। सो दैट्स आवर फाइनल formula for capacitor connected in mini capacitor connected in series. Now let's look at the second which is capacitor in parallel, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 मार्क कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। सीरीज के बाद पैरेलल वाला। पैरेलल में ये 3 कैपेसिटर लगे हैं, हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग होते हैं। तो एक पे Q1 माना, एक पे Q2 माना, एक पे Q3, C1 C2 C3 ऑफ कोर्स 3 कैपेसिटेंस तो हैं ही। नेट पोटेंशियल V है और तीनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल भी V ही होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल आर सेम। तो ऑल द कैपेसिटर हैव सेम पोटेंशियल। तो Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2 V, Q3 इक्वल टू C3 V। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज अगर यहाँ Q इंटर किया है तो वो Q1 Q2 और Q3 में बटा है, यानी कि Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वेरी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल गेट C1V C2V एंड C3V, ठीक है। V कॉमन लिया तो हमें मिला ये V इक्वल टू C1 C2 C3 तीनों का सम, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं Cp हमारा पैरेलल का नेट कैपेसिटेंस है। तो नेट कैपेसिटेंस अगर है तो नेट चार्ज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट पोटेंशियल विच इज वी सिंपल। अगर ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q जो ये है जिसकी वैल्यू इतनी आई है उसकी वैल्यू हमने Cv इंटू वी भी निकाली है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो Cp इंटू वी बराबर V ब्रैकेट में इतना, अब V हटा देंगे, वी विल गेट Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पैरेलल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का। n नंबर अगर होंगे तो ऑब्वियसली ये हमें फॉर्मूला मिलेगा C1 प्लस C2 अप टू n नंबर। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन न्यूमेरिकल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अब हम एक लास्ट का टॉपिक बस देखते हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ओनली हमारे सिलेबस में मेंशन है CBSE के। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, कितनी एनर्जी हमारे कैपेसिटर में स्टोर होगी। 3 फॉर्मूला याद रखना, मे बी न्यूमेरिकल इस पे मिल जाए, मे बी ये फॉर्मूला एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है। U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C, या फिर हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ Q इंटू V। मैं सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मूला याद कर लो, Q इक्वल टू CV से एक बार Q सब्सटीट्यूट कर देना, एक बार C सब्सटीट्यूट कर देना, ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। और चाहे सीरीज हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होती है ढेर सारे कैपेसिटर की U, वो दोनों ही केस में सिंपल ऐड होती है, किसी में रेसिप्रोकल नहीं होती। सीरीज पैरेलल दोनों में ही पोटेंशियल एनर्जी सिंपली ऐड होती है। दैट्स ऑल अबाउट this second chapter, electric potential and capacitance. It's a one shot complete description with derivation, important formula, everything, diagram, everything जो चाहिए था। For numerical, if you want me to make a video, let me know in the comment section. I'll surely respond it, and as soon as possible मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। So if you like it, don't forget to
subscribe to the channel, share it as much as you can. It would be really helpful for me and will motivate me to make more videos. Thank you so much.